नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय प्रस्तावना के बारे में कुछ बात करा था, जिसमें कि हम लोग पहली वीडियो में कुछ फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस कर रखे थे और कुछ जो रेस्ट ऑफ द फीचर्स रह गए थे उन पे बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुत्व की, एकता की, अखंडता की, इन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं लास्ट जिस वीडियो पे था, लास्ट जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वह थी पंथ निरपेक्षता। इसका बैकग्राउंड लेते हुए मैं चीज़ों को शुरू कर रहा हूँ कि भारतीय पंथ निरपेक्षता और पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता, इस पे ही बात कर रहे थे। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या था कि भारतीय पंथ निरपेक्षता पूरी सभी प्रकार की आज़ादी देता है, लेकिन भारत के राज्य से यह उम्मीद की जाती है, यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारत में पल रहे सभी प्रकार के धर्मों को एक समान बराबरी से बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। जबकि पाश्चात्य राज्य जो हैं वो ये कहते हैं कि उनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनके राज्य का, उनके राज्य के में पल रहे धर्म से कोई मतलब नहीं है। आपको आज़ादी सही प्रकार की है, लेकिन वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे। यानी कि पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता में, पाश्चात्य पंथ निरपेक्षता में धर्म को राज्य से विलग रहने की सलाह दी गई है, ऐसी अपेक्षा की जाती है पाश्चात्य में। जबकि भारतीय में मैंने कहा था कि राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सभी प्रकार के धर्मों को एक साथ जो है कि उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे, उन्हें सहायता सिद्ध करे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्पष्टता के लिए 2 सेंटेंस दिए। उन्होंने कहा भारतीय पंथ निरपेक्षता और वेस्टर्न पंथ निरपेक्षता में 2 चीज़ें हैं। उन्होंने 2 ही शब्द कहे, इससे बहुत आसानी से समझा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जो धर्म निरपेक्षता है वह निष्पक्षता पर आधारित है, जबकि जो पाश्चात्य या वेस्टर्न धर्म निरपेक्षता है वह आधारित है आपके न्यूट्रलिटी पर, यानी कि तटस्थता पर, और यह इम्पार्शियलिटी। यानी कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वह इम्पार्शियलिटी बढ़ावा देता है, जबकि पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता एकदम धर्म से तटस्थ रहता है। पाश्चात्य का जो राज्य है वह धर्म से बेहद तटस्थ रहता है, उसके किसी प्रकार के राजकीय कार्य में धर्म आड़े नहीं आता। यह थी पंथ निरपेक्षता की बैकग्राउंड। और अब हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान में प्रस्तावना में निर्मित या वर्णित कुछ अनेक अन्य शब्दों पे जो कि फीचर रहे उसके, और जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय की। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखिए, ऐसा कोई भी राज्य जो अपने आप को संप्रभु राष्ट्र होने का दावा करता है, वह राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए कैसी सामाजिक व्यवस्था बनाता है। अब भारत के राज्य में तरह तरह के धर्म पलते बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा कि भारत की भूमि अनेक जन्मों की, अनेक, या फिर यह कह सकते हैं कि सभी धर्मों की पालना रही है। यहाँ पे सभी धर्म पले और बड़े हैं और यहीं से उनका विकास अन्य क्षेत्रों तक हुआ। कहने का सेंस ये है कि अगर भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म से आस्था हो, किसी भी धर्म में वह अपनी आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहता हो, उसमें उसको प्रोपोगेट करना चाहता हो, उसका प्रचार करना चाहता हो, उसका आचरण करना चाहता हो, अगर इस प्रकार की स्वतंत्रता उसे है, इसका मतलब है कि भारतीय समाज में लोगों को अपने सामाजिक जीवन जीने के लिए सभी प्रकार की आज़ादी स्पष्ट रूप से दी गई है। आर्थिक आज़ादी क्या है? अगर लोक नियोजन में किसी प्रकार की नौकरी में किसी एक वर्ग को तरजीह न देकर सभी वर्गों को समान रूप से तरजीह देना, उन्हें उस पोस्ट के या उस पद के लायक, उस नौकरी के लायक समझना, ऐसी व्यवस्था का किसी राज्य में है तो वह व्यवस्था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवाद को भी प्रदर्शित करता है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? हम चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की हो, यह हम पे निर्भर करेगी। बात यह है कि अगर हम चाहें तो संसदीय लोकतंत्र अपने पास अपना लें, या चाहें तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लें, थियोक्रेसी अपना लें, या कुछ भी अपना लें। कहने का सेंस ये है कि यह अपनाने का निर्णय और उस पर आगे बढ़ने का निर्णय हमारा हो तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और हम संप्रभु राष्ट्र के रूप में हैं, सावरन राष्ट्र के रूप में हैं। ठीक है, यह है आपकी न्याय की बात। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें स्वतंत्रता की, तो ये सारी चीज़ें अगर इसमें ऐड हैं, ऊपर बताई गई तीनों फीचर्स अगर स्वतंत्रता में शामिल होती हैं, यानी कि अगर भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या कोई ऐसा व्यक्ति, इवन नास्तिक, जो व्यक्ति नास्तिक है उसका भी अपना धर्म है,
अगर वह यह चाहे कि मैं नास्तिकता को बढ़ावा दूंगा, मैं उसका प्रचार प्रसार करूंगा, मैं खुद को नास्तिक रखूंगा और मैं चाहता हूं मेरा समाज भी नास्तिक हो जाए, इसके लिए अगर वो प्रयास करता है तो यह भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, भारतीय लोकतंत्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दी गई है। नास्तिक होना भी आपका अधिकार है, नास्तिकता का प्रदर्शन करना, नास्तिकता का प्रचार करना भी आपका अधिकार है, उसी तरह जैसे कि आस्तिक होने का प्रचार करना और आस्तिक होना उसका आचरण करना। तो ऐसे में अगर राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता आपको मिल रही है तो ये सारी चीजें आपके स्वतंत्र राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिक होने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। यह आपकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का और मतलब क्या है? हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकें, टू एक्सप्रेस एनीथिंग, टू राइट एनीथिंग, टू से एनीथिंग। इवन अगर हम अपने सरकार के खिलाफ भी बोलना चाहें तो हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। इसकी आजादी हमें है, बिल्कुल है। आर्टिकल 19A या आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 भी हमें यह स्वतंत्रता देता है कि हम जिस विषय पे चाहें प्रखर रूप से आलोचना के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी चुनी हुई सरकार के लिए, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो क्या हमें स्वतंत्रता है बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने की? तो बिल्कुल है, स्वतंत्रता है हमारे पास। ठीक है। स्वतंत्रता हमें इस बात का भी होना चाहिए कि हम किस प्रकार का अध्यवसाय करना चाहते हैं, हम किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं, हम किस क्षेत्र में निवास करना चाहते हैं और हम किस क्षेत्र में भूमि खरीद के वहां बस जाने की बात करना चाहते हैं। हम जो चाहें भारत के संपूर्ण परिक्षेत्र में किसी भी स्थान पर जाके बसना हो, वहां निवास करना हो, वहां पर अपनी फैमिली प्लानिंग करनी हो, वहां पे व्यवसाय करना हो, किस प्रकार का व्यवसाय हम चुनेंगे, इसकी आज़ादी अगर हमें है तो हम असल मायनों में स्वतंत्र हैं। कहने का सेंस ये है कि मैं किस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करूंगा, मैं धार्मिक शिक्षा को लूं, मैं अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दूं या उसको ग्रहण करूं, मैं अपने लिए जो बेस्ट टू बेस्ट है अगर उसे चुनने की स्वतंत्रता मेरे पास है तो भारत में रह रहा सभी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता शामिल हो जाती है, जो कि ऊपर तीनों है। समता क्या है या समानता क्या है, मैं ये सारे अलग अलग फीचर्स को डिफाइन कर रहा हूं। समानता क्या है या समता क्या है? देखिए, दोनों शब्द एक नहीं है। समानता का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को एक सीढ़ी दी जा रही है चढ़ने के लिए तो दूसरे व्यक्ति का अधिकार भी है कि एक स्टेप चढ़ने के लिए वह उस सीढ़ी पर आके खड़ा हो जाए। लेकिन इक्विटी जो है वो क्या कहती है? समानता, इक्वालिटी, डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी ये कहती है कि सभी को इस स्टेज पे खड़े होने का अधिकार है, यहां खड़े होने का अधिकार है। लेकिन अगर उसमें से अगर कोई दबा कुचला या गरीब वर्ग है जो पहले से वंचित रहा है, अगर उसे इस लेवल पे आने के लिए थोड़ा सा और ऊपर आने की आवश्यकता है तो वह कर सकता है। कहने का सेंस है कि अगर यह एक बाउंड्री लाइन है और यहाँ पे 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं जो कि यहाँ से चीज़ों को उस पार देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ खड़े होने के लिए अधिकार सभी का है, यह है समानता। ठीक है। लेकिन अगर यह व्यक्ति कमजोर है तो हो सकता है कि इसे यहां एक और स्टेयर, एक और सीढ़ी मिल जाए जहां से खड़े होकर यह बाकी चीजों को देख ले। ठीक है। कहने का मतलब है कि समानता के लिए पर्याप्त रूप से सहायता करना और इसलिए समान रूप पे आ जाना, समान स्तर पे आ जाने के लिए जो भी साधन हम यूज करेंगे वंचित वर्गों को देने के लिए, दबे कुचले वर्गों को देने के लिए, वह है इक्विटी। इसका मतलब यह है कि अगर भारत में रह रहा हर समाज अपने आप को यह पाता है कि वह अपने विकास के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकता है तो असल मायने में वह समानता और समता की बात करता है। अब आप देख लीजिए, अगर मैं यहां पे अखंडता कह लूं, अखंडता ये भी फीचर है। अखंडता का मतलब बेसिकली अखंडता ना एक भू राजनीतिक विचार है, ठीक है, या एक भौगोलिक विचार है कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में रहने वाली अन्य जातियां, अन्य धर्म के लोग भी रेसिज्म का फॉलो ना करें, वो सभी प्रकार के लोगों को अपना समझें और यह माने कि हम इस क्षेत्र पर निवास करने वाली जनता हैं और इस क्षेत्र में निवास करने वाली सभी जनता हमारी अपनी जनता है। तो यह अखंडता की बात करता है। हम किसी प्रकार से अपनी धूल जमीन किसी और को नहीं दे सकते, यह हमारी है और इस पर उगने वाले, इस पर होने वाले सभी प्रकार के संसाधन हमारे हैं और इस पर सारा का सारा हक, अधिकार हमारा है। यह है अखंडता। ठीक है। अगर अभी हम इसी में बंधुता जोड़ दें, ब्रदरहुड, और मैं ये सारे शब्द वही बोल रहा हूं जो कि आपके प्रस्तावना में लिखे हुए हैं।
बंधुता जोड़ दें, अगर ब्रदरहुड, तो मैंने यही कहा कि अगर इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनता अपने भूखंड के लिए और अपने समाज के लिए एकत्रित है, एक है, एकता रखती है, तो ऐसे में अपने आप वहाँ पे ब्रदरहुड या बंधुत्व पनप जाता है। वह चाहता है कि हमारा समाज ऐसे ही संगठित रहे और हम आगे की चीज़ों को कर सके। एक नया फीचर और देख लीजिए। देखिए, जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो वहाँ पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की कामना की गई, बात की गई, ठीक है, यानी कि व्यक्ति मात्र की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। कहने का सेंस है कि यहाँ पे व्यक्ति को अपने रूप से समान रूप से प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है, सम्मान पाने का अधिकार है और अपने लिए अपना जीवन अच्छा निर्वाह करने के लिए सभी प्रकार के वो काम करने के लिए अधिकार, आपको अधिकारिता मिलती है जिसकी अधिकारिता आपको भारत का संविधान देता है। यानी कि यहाँ कोई व्यक्ति इस बात से परेशान ना हो, इस बात से असहज ना हो कि सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज़्यादा है और जाति में ऊपर है। देखिए, जाति में कोई ऊपर नीचे होता नहीं है, ठीक है। जन्म हो सकता है कि आपका सो कॉल्ड ऊंची जाति में हो गया हो, इस वजह से आप ऊंचे हैं, ऐसा कोई मायने नहीं रखता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन व्यवहारिकता में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सरकार यह प्रयास करती है कि किसी व्यक्ति को यह फील ना हो कि कोई व्यक्ति समाज में बहुत ऊपर है, उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, जबकि उसकी तुलना में मेरी प्रतिष्ठा बहुत कम है। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए सरकार, चूंकि सरकार जो है और भारत का जो राज्य है, राज्य मतलब आर्टिकल 12 वाला राज्य, जिसमें सभी प्रकार के राज्यों की बात की जाती है और वेलफेयर स्टेट की बात करती है। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, तो वह यही उम्मीद करता है, यह बढ़ावा देने का प्रयास करेगा कि सभी व्यक्ति एक समान हो, कोई ऊपर या कोई नीचे ना हो, सबकी प्रतिष्ठा एक समान हो। द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल शुड बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत की सरकार जो है, वह कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है और उसका काम ही यही है। वेलफेयर स्टेट की जो सारी अवधारणा है, जो सारे फीचर्स हैं, इसे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे डीपीएसपी में, जब हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, ठीक है। व्यक्ति मात्र की गरिमा, आपने देखा होगा कि व्यक्ति मात्र की गरिमा का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को भारत में जन्म लेने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं, वह उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त होंगे जो कि यहाँ पैदा हैं या पैदा होने वाले हैं, सभी को, ठीक है। अच्छा, सिर्फ जीवन की स्वतंत्रता या जीवन में प्रतिष्ठा की बात नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो अगर कहीं लावारिस लाश मिल रही हो, कहीं ऐसा लावारिस शव मिल रहा हो जिसका कोई भी वारिस ना हो, तो आप देखेंगे कि पुलिस उसके लिए भी एक अच्छे से ससम्मानपूर्ण उसका दाह संस्कार करती है, उसका अंतिम संस्कार करती है, अंतिम क्रिया करती है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में सिर्फ डिग्निटीफुल लाइफ ही नहीं, इवन डिग्निटीफुल डेथ की भी कॉन्सेप्ट काम करती है। मैंने आपको बताया था कि भारतीय समाजवाद की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा केस 1982 में यह कहा था कि द इंडियन सोशलिज्म इज प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेवयार्ड। भारत का जो समाजवाद है वह व्यक्ति को जन्म से लेके, पालने से लेके कब्र तक की सुरक्षा मुहैया कराता है, कब्र तक की सुरक्षा प्रदान करता है। इस मामले में भारतीय समाजवाद बड़ा विशिष्ट किस्म का है, ठीक है। तो कहने का सेंस है यहाँ सिर्फ डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं है, डिग्निटी ऑफ डेथ भी है, ठीक है। तो यह हमारे समाज की, यह हमारे प्रस्तावना की एक खास गुण है, ठीक है। हमने देखा व्यक्ति मात्र की गरिमा, हमने यह भी देखा कि अगर आय की असमानता को कम करना है तो किसी महिला या पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए, लिंग या जाति के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति के धार्मिक होने के आधार पर भी भेद नहीं करना चाहिए। पंथ निरपेक्षता की बात हमने की तो आपको एक आइडिया होगा कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उसके मतदान व्यवहार को बंद कर सके या प्रभावित कर सके, मतदान देने से मना कर सके। आप अगर पाएंगे तो पंथ निरपेक्षता की एक झलक यहाँ ही मिलती है। क्योंकि भारत सच में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ लिखा गया कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, इन दोनों को छोड़ भी दें और सिर्फ धर्म को यहाँ से पिकअप कर लें, तो धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान के व्यवहार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसकी गारंटी कौन दे रहा है? इसकी गारंटी हमारी प्रस्तावना दे रही है। इसका मतलब है कि यह हमारा विधिक अधिकार भी है और यह हमारा प्रस्तावित अधिकार भी है, जो कि हमें प्रस्तावना से मिला हुआ है,
ठीक है, कानूनी अधिकार है या नहीं, यह जो हमने क्वेश्चन में देखा था, जो कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, तो धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कर्म के लिए या मतदान व्यवहार करने के लिए रोका नहीं जा सकता। ठीक है, एक और चीज, जब हम व्यक्ति मात्र की गरिमा की बात करते हैं और हमने यहाँ पे देख लिया कि डेथ की भी बात हो रही है, अब इसमें अगर आप एक चीज और जोड़ लें, एकता अखंडता की हमने बात कर ली है, लेकिन यहीं पे इसको जोड़ देना ठीक रहेगा। एक खास क्षेत्र में निवास करने वाली जनता के भीतर अपने आप बंधुता, एकता और अखंडता के गुण अपने आप डेवलप हो ही जाते हैं। या अगर वहाँ पे रेसिज्म ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ और उनके रिचुअल्स एक साथ मैच न करते हों। लेकिन अगर कलेक्टिव फॉर्म में एक ही राज्य क्षेत्र में एक ही निवास स्थान पे लोग रह रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ अलग हों, लेकिन भारत सरकार जो कि कल्याणकारी राज्य है, तो वह सभी के लिए, जो इंडिविजुअल हैं उन सभी के लिए जो है कि ऐसी व्यवस्था करता है कि कहीं ना कहीं से ऐसा मैच करें कि ये लोग आपस में घुल मिल जाएं और एक बंधुत्व का विकास हो, जो कि भारत देश को ऊपर या विकसित बनाने में सहायक हो। एक और चीज़, जब हम प्रस्तावना की बात कर रहे थे, तो प्रस्तावना में जो बड़े विचारक रहे उन्होंने कहा कि प्रस्तावना की भाषा अस्पष्ट है और इसमें लिखी गई कुछ बातों के बारे में अस्पष्टता जाहिर होती है। जैसे कि हमारा समाजवाद कैसा है, हमारे सोशलिज्म का कल्चर कैसा है, हम एकता अखंडता की बात करते हैं, क्या यह सच में पॉसिबल है? तो जो संविधान के प्रस्तावना प्रति विवाद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्णय दिए। ठीक है, उन निर्णय को जान लेना आवश्यक है। एक था 1960 में आया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटेंस दिया कि 1960 का एक केस था जिसे कहा गया बेरूबाड़ी केस। ठीक है, इसमें बात यह उठी थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, संविधान का अंग है या नहीं, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन संभव है कि नहीं, और क्या यह प्रवर्तनीय है कि नहीं, इन्फोर्सिबल है या नहीं। 3 विषयों में बात था। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए यह कहा कि यह संविधान का अंग नहीं है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता और यह अप्रवर्तनीय है, यानी कि यह इन्फोर्सिबल नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के आधार पर यह अपील नहीं कर सकता कि मुझे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए इन चीज़ों को लागू किया ही जाए ताकि देश के लोगों को फायदा हो। यह इन्फोर्सेबल नहीं है किसी भी मामले में। राज्य का कर्तव्य होगा कि यह प्रस्तावना में लिखी सभी चीज़ों को अप्लाई करे, लागू करे, लेकिन इसके लिए किसी व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है कि वह ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह कह सके कि इसको लागू सरकार करे या राज्य की सरकारें करें। संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट दिया कि अंग नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता और अप्रवर्तनीय है। लेकिन 1973 में एक बड़ा चर्चित केस आया, केशवानंद भारती केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए इसे चेंज कर दिया और कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, अंग है, और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है, लेकिन किस सीमा तक? जहाँ पे कि संविधान के प्रस्तावना का बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज ना होता हो। जहां पे संविधान की प्रस्तावना के बेसिक स्ट्रक्चर पे डैमेज की संभावना आएगी, वहीं तक इसके संशोधन की शक्ति समाप्त हो जाएगी। यानी कि उस सीमा तक संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है जहां तक कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई डैमेज ना आए। लेकिन साथ ही यहाँ पे इसने यह भी कहा कि यह अप्रवर्तनीय है। सेम बात यहाँ पे रिपीट कर दी कि यह इन्फोर्सिएबल नहीं है। राज्य सरकारों से कामना की जाएगी, अपेक्षा की जाएगी कि वह इन नियमों और कानूनों को, इन फीचर्स को लागू करे समाज में, लेकिन अपने से करे, अपने स्वाधिकार से करे, स्वविवेक से करे। इसके लिए किसी प्रकार के फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो, किसी के मूल अधिकार से हो। किसी भी ऐसे मामले में विधिक अधिकार से इसको लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, इस मामले में ये 2 निर्णय आए जो कि बहुत थे। इसमें एक और केस था मिनर्वा मिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। ये दोनों केस याद रखिएगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और ये चीज़ें हैं। तो आज अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगले विषय में जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे आप बता सकते हैं किसी भी माध्यम से। आप मुझे यूट्यूब पे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या किसी अन्य माध्यम से अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप मुझे उस माध्यम से भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।